हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा रही हूँ इसका, ठीक है। ये आउटलाइन दे रही हूँ इस पार्ट में मैं सिर्फ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है। तो इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 3 या 4 क्लासेस लगेंगी। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूँगी ताकि आपको आगे का समझने में बहुत ईजी रहेगा ये, ठीक है। और मैंने मास्टर्स किया है, मैंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया है, इसलिए आप कंटेंट के लिए मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये बात तो सभी को पता है, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी के लिए तो हम फूड इनटेक करते हैं। तो कैसे उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है वो प्रोसेस, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन विद इन द सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। जो फूड हमने इनटेक किया है, जो खाना हमने खाया है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसके जो बीच के कार्बन बॉन्ड्स हैं वो टूटे और उनसे एनर्जी रिलीज़ हो और हमें वो एनर्जी मिले ATP की फॉर्म में, ठीक है। अपनी शरीर की जो एनर्जी करेंसी है वो ATP ही है ना, तो हमें ATP सिंथेसाइज करनी पड़ेगी। हमारे शरीर में कितने सारे काम होते हैं, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, और भी बहुत सारी प्रोसेस है, उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी हमें ATP की फॉर्म में चाहिए, और वो एनर्जी हमें कब मिलेगी, जब हम जो फूड इनटेक किया हमने उसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कार्बोहाइड्रेट मान लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, जिसकी मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज, ठीक है। थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जो ये ग्लूकोज होती है उसमें कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और इनके अंदर एनर्जी समाहित होती है, इनके अंदर एनर्जी होती है। जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें ATP मिलती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये काफ़ी सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इतने सारे प्रोसेस करके हमें ATP मिलता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। इस पार्ट में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी इन सारी प्रोसेस का, ग्लाइकोलाइसिस का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, क्रेब साइकिल है, जो भी है इन सब का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस जो आप इस टॉपिक पे देखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये 2 तरह से होता है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन, ठीक है। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की खास बात ये है कि इससे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बदल जाती है। तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और इससे हमें 36 या फिर 38 ATP मिलते हैं। अब ये एक आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ पे 36 या 38 ATP क्यों कह रही हूँ, मैं एक ही चीज़ क्यों नहीं कह रही, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे भी पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से हमें 36 या 38 ATP मिलते हैं, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है।
और इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं पूरा जो है साइकिल है, पूरी जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस एंड जो भी रह गया क्रैब साइकिल, ये पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं पॉइंट्स में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस जब देखें तो ये आप अपने मन में लेके चले कि हाँ इससे तो ये बनेगा। ठीक है, फिर है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती तब क्या होता है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं हर जगह, आप इनको इनमें से क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं टूटती, तो इसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पर एक ग्लूकोज से हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 36 या 38 ATP मिलते हैं। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट ओनली 2 ATP। ठीक है, फिर इसको इसी में होती है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एरोबिक में था ऑक्सीजन, एनोरोबिक में था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फर्मेंटेशन में है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ग्लूकोज से हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन भी 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का होता है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है यीस्ट वाला फर्मेंटेशन, जो जिसमें हमें अल्कोहल मिलती है। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात फिक्स है कि हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP मिलते हैं, चाहे वो फर्मेंटेशन है चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो भी है हमें सिर्फ 2 ATP मिलेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए, प्रोकैरियोट्स का डिस्कस कर रहे हैं हम। पहले प्रोकैरियोट्स के देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में हमेशा हमें एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें शटल सिस्टम अब्सेंट होता है। अब शटल सिस्टम क्या है, शटल सिस्टम हम लास्ट वाली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। शटल सिस्टम यानी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए एक रास्ते की, एक जो है हेल्पिंग गेट की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, हेल्पिंग मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू NADH2 NADH+H+ अंदर जाते हैं। ठीक है, उसको हम शटल सिस्टम कहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो अब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, तो हमें 38 के 38 ATP मिलते हैं, यहाँ बिल्कुल भी कटौती नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में शटल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार 36 ATP हमें मिलते हैं। वो मैं डिटेल में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। फ़िलहाल हम प्रोकैरियोट्स का देखते हैं। यहाँ पर एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, जिसको हम EMP पाथवे कहते हैं, वो होता है साइटोसोल में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में। फिर दूसरी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे पाथवे। ये भी साइटोसोल में हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोसोल में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी साइटोसोल में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल CoA बनाता है, वो एसिटाइल CoA जाता है क्रैब साइकिल में। जैसे कि हमें पता है कि एसिटाइल CoA से रिएक्शन शुरू होती है क्रैब साइकिल की। ठीक है, तो ये होगी लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल CoA में, एसिटाइल CoA जाता है क्रैब साइकिल में। तो ये बीच की रिएक्शन है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं।
फिर इसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल चलती है। इसके और क्या क्या नाम है क्रैब साइकिल के, सिट्रिक एसिड पाथवे, टीसीए पाथवे। सिट्रिक एसिड पाथवे क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बनता है क्रैब साइकिल का वो सिट्रिक एसिड होता है और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको टीसीए पाथवे कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। ठीक है, ये भी साइटोसोल में हो रहा है। प्रोकैरियोट्स में आप देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन साइटोसोल में हो रहा है, क्रैब साइकिल साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, कई बार तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाली रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, तो आपको इनकी साइट का भी पता होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कंडक्ट करवाया है, ताकि आपको कम से कम ये पता हो, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है और किसका क्या प्रोडक्ट है। फिर है ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ये हो रही है मेसोसोम में। मेसोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है मेसोसोम, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है वही काम कर रही होती माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं मेसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोट्स में एक ग्लूकोज बनाता है 36 या फिर 38 ATP, क्योंकि यहाँ पर शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि मैं लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। इस यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या फिर लिंक रिएक्शन या फिर इसी को कह देते हैं गेटवे पाथवे, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन साइटोसोल में हो रही है, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। ठीक है, उसके बाद है क्रैब साइकिल के नाम मैंने पहले ही बता दिए कौन कौन से हैं, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन साइटोसोल में हो रही है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद सभी रिएक्शन का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, ईटीएस भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। ठीक है, आपको इनकी साइड का ध्यान रखना है। फिर है ग्लाइकोलाइसिस, कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट है चाहे अब्सेंट है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। ठीक है, ये कॉमन पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, चाहे एरोबिक कंडीशन है या फिर एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है, नेट गेन 8 ATP या फिर 6 ATP का होता है। ये हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। इन्हीं 8 ATP या 6 ATP जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है ना, इन्हीं की वजह से 36 ATP या फिर 38 ATP हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मेन रीज़न तो शटल सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, एक तो NADH2 बनता है। यहाँ जब भी मैं NADH2 बोलूँ इसका मतलब है NADH प्लस H+। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए मैं NADH2 बोल रही हूँ, और 2 ATP। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ दो ATP मिलते हैं, इसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 ATP या 6 ATP मैंने कैसे बोला है, एक NADH2 जो होता है ना, उससे हमें मिलते हैं 3 ATP। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ हमें मिल रहे हैं 2 ATP। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 1 glucose form 2 pyruvic acid in glycolysis and yields 2 ATP and 2 NADH। ठीक है, सॉरी मैंने शायद इसमें कुछ गलत लिख दिया है, 1 NADH या फिर यहाँ पर 2 NADH आना चाहिए था। ठीक है, 2 NADH मिलते हैं और 2 ATP मिलते हैं, तभी तो ये 8 ATP बनेंगे, है ना।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। 1 ग्लूकोज फॉर्म 2 पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस एंड यील्ड्स 2 ATP एंड 2 NADH2। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस बनाता है 2 ATP और 2 NADH2 बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 पायरुविक एसिड फॉर्म 2 एसिटाइल कोए विच फर्दर ब्रेक डाउन इन 2 ATP एंड 2 FADH2 एंड 6 NADH2। ठीक है, ये एसिटाइल कोए टूट रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्रैब साइकिल की बात कर रहे हैं। जो ग्लूकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, उसने बनाया 2 एसिटाइल कोए, वो एंटर कर गया क्रैब साइकिल में। ठीक है, और ये वहाँ पर बनाता है 2 ATP, 2 FADH2 और 6 NADH2 एंड इट विल यील्ड 36 या फिर 38 ATP। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है फर्मेंटेशन। 2 तरह का फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक यीस्ट वाला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, 2 जो पायरुविक एसिड है वो 2 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये 2 NADH2 कंज्यूम कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में बने थे 2 NADH2 और 2 ATP, तो 2 ATP इन्होंने यहीं कंज्यूम कर लिया। इस वजह से नेट गेन सिर्फ 2 ATP का ही हो पाता है। इसीलिए तो बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये यीस्ट की हेल्प से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एसिटल्डिहाइड में और वो एसिटल्डिहाइड फिर से कन्वर्ट हो जाता है 2 एथेनॉल में यानी अल्कोहल में। ठीक है, ये रिएक्शन भी 2 NADH2 लेती है, तो इसी तरह से इसका भी नेट गेन 2 ATP ही हो गया। ठीक है, 2 NADH2 इसने कंज्यूम कर लिए। जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे 2 ATP बने थे और 2 NADH2 बने थे। 2 NADH2 इस फर्मेंटेशन में कंज्यूम हो गई, इस वजह से नेट गेन हो गया 2 ATP का। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, डायरेक्ट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, वो होती है विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो बनते हैं 4 ATP। जब बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो हमें ATP मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस वजह से हमें मिलते हैं 4 ATP। 2 तो हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP हमें मिलते हैं क्रैब साइकिल में, तो हो गए ना 4 ATP। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से हमें टोटल 4 ATP मिलते हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 2 क्रैब साइकिल में। ठीक है, इनडायरेक्ट एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूस्ड कोवेलेंट। ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है, NADH2 की फॉर्म में होती है और FADH2 की फॉर्म में होती है। साइटोसोलिक या ग्लाइकोलाइटिक है सिर्फ 2 NADH2, जो शुरू में बने थे ग्लाइकोलाइसिस में वो 2 NADH2 बने थे और माइटोकॉन्ड्रिया में बने थे 8 NADH2। ठीक है, 6 NADH2 तो क्रैब साइकिल में बने थे और 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में बने थे। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ FADH ये होते हैं 2, ये भी कहाँ बनते हैं, ये भी क्रैब साइकिल में बनते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रही थी कि 36 ATP या फिर 38 ATP मिलेंगे, उसका जवाब मैं इस स्लाइड में देने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिले थे 2 NADH2। वो ग्लाइकोलाइसिस की साइट कहाँ थी, कहाँ हो रही थी ग्लाइकोलाइसिस, साइटोसोल में हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये जो NADH2 एंड FADH2 बनते हैं, इनसे ATP बनाई जाती है। तो किसी भी तरह से साइटोसोल में जो प्रेजेंट NADH2 है उन्हें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो कैसे आएंगे, 2 तरह से आ सकते हैं, एक मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम से, दूसरा है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम से। ठीक है, अब देखिए अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम से आएंगे, ये है बड़ा सीधा साधा। अगर इसमें से मतलब 2 NADH2 आ रहे तो ये NADH2 की फॉर्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज देगा, तो हमें मिलेंगे 38 के 38 ATP, क्योंकि उसने तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया।
ठीक है। उसने जैसा साइटोसोल में NADH2 था वैसा का वैसा उसने बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज दिया, ठीक है। तो हमें ईमानदारी से उसने 38 ATP बनाने का मौका दिया है। लेकिन जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम है उसके अंदर से जब NADH2 पास होता है ना, तो वो NADH2 को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें मिलेंगे 36 ATP, क्योंकि एक NADH2 बनाता है 3 ATP और एक FADH2 बनाता है 2 ATP, ठीक है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जब वहाँ से साइटोसोल से ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम साइटोसोल से NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज रहा था ना, तो उसने FADH2 बना दिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? NADH2 तो 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। तो अगर इसने 2 NADH2 का 2 FADH2 बना दिया तो हमें 2 ATP कम मिलेंगे ना अब। तो इसीलिए इस शटल सिस्टम की वजह से हमें 36 ATP मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं शुरुआत से बोलती आ रही थी कि यूकैरियोट्स में हमें 36 या फिर 38 ATP मिलेंगे, डिपेंड्स कि कौन सा शटल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा था 36 ATP या फिर 38 ATP। लेकिन प्रोकैरियोट्स में आपको हमेशा 38 ATP मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहाँ कोई शटल सिस्टम नहीं है, तो वो उनको हमेशा ही 38 ATP मिलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे आई होप। और ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, किससे हमें कितने ATP मिलेंगे, कैसे ये फर्दर प्रोसीड होगी। लेकिन जो डिटेल है इनकी वो उसी से हम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है। तो डिटेल डिस्कस होंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अपने आप को अपडेट रखिए और चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देखिए। ये वीडियोस अगर आपको मिल गई हो तो आप आगे आने वाली वीडियो का वेट करें, ठीक है। वहाँ से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इतना इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। और कंटेंट के लिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके ये आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।